देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोटरों की प्रतियोगिता हमेशा चलती रही है। ये 2 तरह के बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता है। एक बहुसंख्यकवाद है हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद, जो पिछड़े वर्ग के वोटरों को ऊंची जातियों के वोटरों से जोड़कर एक विशाल हिंदू एकता बनाना चाहता है। और काफी हद तक मैं मानता हूं चुनाव की दृष्टि से उन्होंने वो हिंदू एकता बना भी ली है। भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में न्यूनतम 40% वोट तो मिलता ही मिलता है, और लोकसभा चुनाव में बढ़ के वो 50% तक भी पहुंच जाता है कहीं कहीं। तो ये एक बहुत बड़ी हिंदू एकता है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बनी, जो 2014 के बाद की राजनीति की उपज है। अब इसके बाद में एक जातियों का बहुसंख्यकवाद है, जिसके साथ में मुसलमानों का वोट भी जुड़ा हुआ है। इस बहुसंख्यकवाद के 2 पैरोकार हैं। एक है पहली ये समाजवादी पार्टी, जो इस बहुसंख्यकवाद को पिछड़ों के नेतृत्व में स्थापित करना चाहती है, या उसने किया भी है। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों के नेतृत्व में इसको स्थापित करना चाहती है। 1993 में इन दोनों के बीच में गठजोड़ हो गया था। वो शायद जातियों के बहुसंख्यकवाद की सबसे प्रबल राजनीति थी, और एक हद तक वो सफल भी थी। लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह परास्त नहीं कर पाई। केवल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करने से उसने रोक दिया, और वही उसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अगर आप 1993 की उस प्रतियोगिता पर गौर करें तो आप पाएंगे कि वो एक अपूर्ण ध्रुवीकरण का नजारा था। न तो हिंदुत्व पूरा ध्रुवीकरण कर पाया था अपने पक्ष में, और न ही जातियों का बहुसंख्यकवाद की दोनों पार्टियां मिलकर वो ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कर पाई थी। फिर 1995 में वो सरकार टूट गई, और बसपा अलग हो गई, समाजवादी पार्टी अलग हो गई, दोनों लगातार अलग अलग राजनीति करते रहे। इसके बावजूद भी अगर देखें आप तो 2014 तक जो जातियों का बहुसंख्यकवाद था, अपूर्ण ध्रुवीकरण के बावजूद हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद को पीछे छोड़ता रहा। वो लोकसभा में भी इतनी सीटें वो लोग जीत लेते थे कि उन लोगों को केंद्र में बहुमत नहीं प्राप्त होता था, और विधानसभा में भी इतनी सीटें वो लोग जीतते थे कि मुश्किल होता था उनको दोबारा भाजपा को कभी बहुमत नहीं मिल पाया। कल्याण सिंह के नेतृत्व में जो बहुमत मिला था उसके बाद में। लेकिन 2014 के बाद ये स्थिति बदली, और भारतीय जनता पार्टी ने समावेशन और बहिर्वेशन की राजनीति का चतुराई पूर्वक इस्तेमाल करते हुए 3 जात के खिलाफ सब जात का नारा दिया। और 3 जात का मतलब था यादव, जाटव और मुसलमानों के खिलाफ बाकी हिंदू समाज को गोलबंद करना। ये नारा मंच से नहीं दिया गया था, लेकिन अंतरधारा के रूप में 2014 के बाद जितनी भी वोटों की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके मर्म में ये नारा रहा है। और इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी हिंदू गोल, और इसके बाद अब लगातार हम देखते हैं कि जो हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद है, जो हिंदुत्ववादी मेजोरिटेरियनिज्म है, वो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म से आगे निकल गया है। और 2022 में आके जहां अखिलेश अपने समाजवादी पार्टी अपने जीवन का, अपने राजनीतिक जीवन का सबसे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करती है, फिर भी वो 111 सीटों पर रह जाते हैं, और वो जीत से बहुत पीछे रह जाते हैं। ये साफ नजारा बताता है कि जो हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद है वो बहुत आगे है। आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर आप देखें तो पिछड़ी जातियां ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऊंची जातियां पहले से उसकी जेब में पड़ी हुई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही निष्ठावान मतदाता हैं ऊंची जातियां, और उन दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा वोट बनता है। और वो वोट कहीं से भी अखिलेश यादव या मायावती उस वोट में कोई हस्तक्षेप कर पाने में असमर्थ हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने जरूर जो पिछड़ी जातियों की एकता करने की कोशिश की थी, और एक हद तक उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन चुनाव के बाद से फिर से वो एकता टूट गई है। राजभर भाजपा में चले गए हैं, निषाद पार्टी भी अब अखिलेश के साथ नहीं है, महामंडल भी अखिलेश के साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी लोकसभा का चुनाव हो तो मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2014 के बराबर से या उससे भी ज्यादा सीटें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब बशर्ते कोई इस बीच में जो 7-8 महीने का समय है, इस बीच में कोई बहुत बड़ा कोई गठजोड़, कोई बहुत बड़ी गोलबंदी, कुछ ऐसा ना हो जिससे विपक्ष को बहुत पानी मिले, बहुत उछाल मिले, जो कि अभी पहली नजर में होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। ये तो इस पूरी चर्चा का पहला हिस्सा है। दूसरा चर्चा ये है, विडंबना ये है कि ये कल्याण सिंह के जन्मदिन के ऊपर जो किया की पुण्यतिथि पे जो किया जा रहा है, ये कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। जो पहली पुण्यतिथि थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह की याद नहीं आई थी, तब कोई समारोह नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और जब ये सवाल बार बार पत्रकारों द्वारा पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि भाई पहली पुण्यतिथि पे आप कहाँ थे, जब चुनाव नजदीक आया तब आपको कल्याण सिंह की याद आई,
तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अभी अभी एक बहस में चर्चा में था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधे सीधे इस बात का जवाब देने से कतरा रहे थे। वो बार बार कहते थे, देखिए सब जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था तो सब अमित शाह भी उनकी अंत्येष्टि में थे और केशव प्रसाद मौर्य भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। जब उनसे कहा था पहली पुण्यतिथि पे आप कहाँ थे, उसका कोई जवाब वो नहीं देते। तो जाहिर है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, सबको पिछड़े वर्ग के वोटों की मिली है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ इस मसले में अपने विपक्षियों से थोड़ा ऊपर है। एक वाद विवाद जो हमेशा से चलता रहा है समाज वैज्ञानिकों के बीच में कि जो हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद है उसका मुकाबला पिछड़ी जातियों के बहुसंख्यकवाद से किया जा सकता है या उसके लिए कोई और शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों में से कौन कम खतरनाक है या किसमें थोड़ा प्रगतिशील तत्व है? आप देखिए, मैं तो खतरनाक या कम खतरनाक, दुष्ट या सौम्य, इसकी चर्चा तो बाद में करूंगा। पहले तो मैं इस परिप्रेक्ष्य का कायल हूं कि भारतीय राजनीति की बहुसंख्यकवादों के बीच में प्रतियोगिता के आधार पर भारतीय राजनीति की एक व्याख्या की जानी चाहिए। भारतीय राजनीति की बहुत सी व्याख्याएं की जा सकती हैं, लेकिन एक व्याख्या इस रूप में भी की जानी चाहिए कि भारतीय भारतीय राजनीति कई मुकामों पर तरह तरह के बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता है। और राजेंद्र वोरा ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस थीसिस को सूत्रबद्ध किया था, जो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म की थीसिस है। तो उनका फोकस केवल बहुजन समाज पार्टी और बहुजन थीसिस के ऊपर था, जो कि स्पष्ट रूप से कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म की थीसिस है। समाजवादी पार्टी कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म के खेल में थोड़ी देर में उसने प्रवेश किया। इसलिए प्रवेश किया कि वो लोग समाजवादी परंपरा से आए हुए थे, मुलायम सिंह समाजवादी परंपरा के थे। तो 1993 की जीत हासिल करने के बाद में और 1995 में गठजोड़ टूट जाने के बाद में कई साल तक मुलायम सिंह यादव ये कोशिश करते रहे कि समाजवादी पार्टी में ऊंची जातियों के वोटर भी कुछ आए, और उन्होंने इस तरह के कई सम्मेलन किए। उन्होंने कायस्थों का सम्मेलन किया, तो कई तरह के सम्मेलन उन्होंने किए। ये यहाँ तक के ये कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी 2007 के विधानसभा चुनाव के 1-2 साल पहले की गई। उन्होंने भी ऊंची जातियों के साथ मित्रता बढ़ाई, बहुजन थीसिस को सर्वजन थीसिस में बदला, बाकायदा विमर्श के स्तर पे भी उन्होंने परिवर्तन किया। लेकिन अगर कुल मिलाकर आप इन दोनों कोशिशों का परिणाम देखें तो ऊंची जातियां इन लोगों के साथ नहीं गई। उसका कारण यह है कि इन दोनों पार्टियों की राजनीति ब्राह्मणवाद विरोधी जो फिक्रेबाजी होती है, जो लफाजी होती है, उसके इर्द गिर्द बनती है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लें तब तक उनको नहीं लगता कि उन्होंने अपने विचारधारात्मक कर्तव्यों की पूर्ति की है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कमजोर जाति का, कोई ओबीसी हो गया, कोई दलित नेता जाता है तो उसको ब्राह्मणवाद विरोधी फिक्रेबाजी करने की इजाजत नहीं होती। अगर वो बहुत ही एंटी ब्राह्मण डेमोगोजी लफाजी करता है तो उसको पार्टी की तरफ से रोक दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि नहीं, आप ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जातियों में संघर्ष नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं हम जातियों में समरसता चाहते हैं। उनकी थीसिस समरसता की थी है और इनकी थीसिस समानता की थीसिस है। वो समानता जो कि कमजोर जातियों के नेतृत्व में कायम होगी, क्योंकि वो शोषित और दमित रही हैं। ये दो अलग अलग थीसिस हैं। उनकी थीसिस है कि नहीं, सबके समरसता होगी, ऊंची जातियों के साथ में नीची जाति, कमजोर जातियां आएंगी और उनको हम पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तो इस तरीके से ये दो बहुसंख्यकवाद हैं जिनकी प्रतियोगिता बहुत लंबे अरसे से हो रही है। इस तरह के बहुसंख्यकवाद कई हैं, जैसे कि गुजरात में कांग्रेस ने खाम नाम के एक बहुसंख्यकवाद को स्थापित किया था। कांग्रेस ने कर्नाटक में अहिंदा नाम के एक बहुसंख्यकवाद का स्थापित किया था। फिर उनकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने भी उस तरह का अपने तरह का बहुसंख्यकवाद उन्होंने स्थापित किया, हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद है। कर्नाटक में भी हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद उनकी प्रतिक्रिया। तो ये हर जगह इस तरह की प्रतियोगिता आपको दिखाई पड़ सकती है। मेरा मानना यह है कि जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं जिससे साफ आवाज निकलती हो कि हम अमुक अमुक जाति को राजनीति सत्ता से स्थायी रूप से वंचित कर देना चाहते हैं, तो हमारी योजना ये है कि हम आपको कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे और हम स्थायी रूप, यही तो बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है, हम स्थायी रूप से राजनीति में काबिज हो जाएंगे। तो इसकी प्रतिक्रिया देर सवेर होती है और फिर वो बहुत ही स्थायी किस्म की प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रतिक्रिया के कारण पटेल स्थायी रूप से कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसी प्रतिक्रिया के कारण लिंगायत कर्नाटक में कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसी प्रतिक्रिया के कारण ऊंची जातियां स्थायी रूप से कांग्रेस का साथ छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों प्रदेशों में आप देखते हैं कि जो जो इस तरह का जो जातिगत बहुसंख्यकवाद था, एक खाम भी एक जातिगत बहुसंख्यकवाद था, अहिंदा भी एक जातिगत बहुसंख्यकवाद है। तो जातिगत बहुसंख्यकवाद जब आता है सामने, तो अंततः भले इसमें देर लगे, उससे हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद मजबूत होता है, और वो थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं, दीर्घ काल के लिए मजबूत होता है।